हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल की सीरीज़ का ये 5वां सेट है। 4 सेट आपके लिए पहले से ही अवेलेबल हैं। और मुझे एक छोटी सी शिकायत है आप लोगों से, आप अपने स्कोर नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना स्कोर नहीं बताते हैं। आप प्लीज़ मुझे अपने स्कोर बताएं और अंत में मेरे पूछे हुए प्रश्न का जवाब भी बताएं, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको याद रहेंगे। आप एक बार आजमा के देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ये हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, इसका सही उत्तर है ए, 1929। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे इस समय, वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम हम अक्सर सुनते हैं। ये बिहार के किसान आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे। इस किसान सभा के गठन का उद्देश्य था कि जहाँ तक हो सके बिहार में किसानों को संगठित करना और साथ ही किसानों की दशा के लिए जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार एक अलग राज्य बना था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। देखिए, 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके अनुसार कुछ डायरकी सिस्टम लागू किया गया था। उस सिस्टम को अब समाप्त कर दिया गया और कुल 11 में से 6 राज्यों में विधानसभा का गठन करने का यहाँ पे प्रस्ताव किया गया, जिसके अनुसार बिहार एक अलग राज्य बना और यहाँ विधानसभा में 152 तथा विधान परिषद में 30 सीटों के साथ बिहार की विधानसभा का गठन भी किया गया। पहला चुनाव जो हुआ इसके अनुसार वो 1937 में हुआ। सीटें डिसाइड पहले हो गई थी, लेकिन चुनाव हुआ 1937 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? देखिए, प्रश्न इस तरह के अक्सर बीपीएससी में या कई सारे परीक्षाओं में आ जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि एकमात्र शब्द जो है ना, ये इस प्रश्न के लिए नहीं है। प्रश्न इसमें दिया है, प्रश्न में ही चर्चा है एकमात्र शब्द की, लेकिन ये सीधा कह रहा है क्योंकि बिहार राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एकमात्र है ही नहीं, बल्कि 2 है। एक महाबोधि विहार और दूसरा नालंदा में बौद्ध मठ। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ई। गंगा नदी बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी, आप जानते हैं कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। इनमें से 7 प्रमंडलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। ये 7 प्रमंडल इन्हीं 9 में से हैं। तो वो आखिर वो 2 कौन से प्रमंडल हैं जिनसे गंगा नदी नहीं गुजरती है? एक तो है मगध, क्योंकि मगध, और दूसरी है कोसी। ये 2 प्रमंडलों से होके गंगा नदी नहीं गुजरती, बाकी 7 प्रमंडलों से होके गुजरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है? तो बिहार का मैप जब आप देखेंगे ना, तो इस जगह पर है किशनगंज, जो उत्तर में नेपाल और इधर पूरब में पश्चिम बंगाल, दोनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा आंसर होगा सी, किशनगंज। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि अभयारण्य तो आप जानते हैं, ये तो पश्चिम चंपारण में स्थित है, लेकिन भीमबंध अभयारण्य जो है ना, ये मुंगेर जिले में स्थित है। इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊं भीमबंध अभयारण्य के बारे में, कि इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसका जो एरिया है टोटल, ये 681 दशमलव कुछ 9 के आसपास, कुछ ऐसे ही किलोमीटर है। 681 किलोमीटर के आसपास इसका टोटल एरिया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी 1632 ईस्वी में। डच यहाँ जब आए पटना में, तो इनका मूल रूप से जो इंटरेस्ट था वो चीनी, शोरा, सूती वस्त्र, अफीम,
इन चीज़ों के व्यापार में था और इसी नियत से, इसी पर्पस से इन्होंने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ एक बात जान लीजिए कि फैक्ट्री क्या होती थी, आज वाली फैक्ट्री नहीं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो उस फैक्ट्री की बात यहाँ नहीं हो रही। उस समय जो ये कंपनियाँ थी ना, ये व्यापारिक कंपनियाँ थी और ये हमारे देश में आके व्यापार करती थी। तो उस समय के जो व्यापारी होते थे उनको फैक्टर कहते थे, ठीक है। और इन व्यापारियों का जो सामान होता था, जिस चीज़ का ये लोग व्यापार करते थे, कंपनी का जो भी सामान होता था वो रखा जाता था एक वेयर हाउस में, ठीक है, स्टोरेज में। तो इसीलिए इस पूरे को फैक्ट्री बोला जाता था कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार में गंगा के किनारे कितने ज़िले स्थित हैं? बिहार में गंगा के किनारे कुल 12 ज़िले स्थित हैं। बिहार में गंगा के किनारे 12 ज़िले स्थित हैं। ये कौन कौन से ज़िले हैं? तो ये प्रश्न आया भी हुआ है पहले। यह है बक्सर, भोजपुर, सारण यानी छपरा, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय के साथ साथ मुंगेर, इसके अलावा भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, ये सारे के सारे ज़िले स्थित हैं गंगा के किनारे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? आप जानते हैं कि भारत में तो स्वराज दल का गठन किया था CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में। हुआ क्या था कि 1922 में असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद, जो कि असहयोग आंदोलन के कारण चुनाव का बहिष्कार किया था कांग्रेस वालों ने भी, काफ़ी मतभेद के बाद भी, विवादों के बाद भी चुनावों का बहिष्कार किया गया था कांग्रेस के द्वारा। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, लेकिन फिर भी चूँकि असहयोग आंदोलन में सरकार के साथ सहयोग नहीं करना था, इसीलिए इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। लेकिन जब ये आंदोलन बिना पर्पस पूरा हुए वापस ले लिया गया, तब इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई जिसका मेन काम था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, और ये बनी 1922 में। 1923 में इसी की शाखा बिहार में स्थापित की गई, जो श्री कृष्ण सिंह इसके अध्यक्ष बने। यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह इसके मुख्य नेता बने। तो यहाँ आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में मिलने वाली नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, और औरंगाबाद, गया, पटना होते हुए ये फतुहा के पास आकर के यहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र, जिसको शॉर्ट में ECR भी कहते हैं, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे भी कहते हैं इसको। इसका मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। बिहार में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के सदस्य कौन थे? देखिए, बिहार से भारतीय संविधान सभा में आपको बता दूं 36 सदस्य थे, बहुत सारे सदस्य थे बिहार से। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हमें इनमें से बताना है, तो इनमें से ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये सभी बिहार से संविधान सभा में सदस्य थे। इन नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बिहार के क्षेत्र में सिंचाई मूल रूप से देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, क्योंकि जितने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें एकमात्र त्रिवेणी नहर ऐसी नहर है जिससे बिहार में विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये गंडक नदी के बाएं तट से निकाली हुई नहर है। साथ ही उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो उत्तरी जो ये गंगा नहर है, ऊपरी गंगा नहर, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में इसे हरिद्वार वगैरह के पास है।
शारदा नहर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की नहर है। पूर्वी यमुना नहर भी उत्तर प्रदेश की ही नहर है। तो बस एक त्रिवेणी नहर है जिससे बिहार में सिंचाई होती है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? देखिए, बिहार में SPUR परियोजना, जितने भी ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी सही नहीं है। हालांकि कई जगह नगर निगम वित्त वगैरह मिलता है, लेकिन आपको बता दें कि SPUR का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। ठीक है, यानी ये शहरी सुधार से संबंधित है, शहरी सुधारों से ये संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर होगा ई। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है? ये तो आप जानते ही होंगे, भागलपुर बिहार का प्रसिद्ध रेशमी वस्त्रों का उत्पादक केंद्र है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी के प्रमुख संपादक थे। बिहारी पत्र जो था ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है बिहार के इतिहास में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने रेवर में, ठीक है, इस सत्याग्रह में मूल रूप से किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। 18वां प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखिए, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कई सारे रहे हैं। यहाँ हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से देखना है कि इनमें से कौन है। इनमें से मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक रहे थे। ऐसे देखा जाए तो इसके जो प्रथम संपादक थे वो थे सैयद हैदर हुसैन। दूसरे संपादक रहे बाबू महेश्वर प्रसाद। तीसरे संपादक रहे थे, और भी बहुत सारे हैं, सबका बताना संभव नहीं है, बस ये जानिए कि सबसे लंबे समय तक इसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद जी रहे थे। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार आप जानते हैं कि एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत इन ऑप्शंस में से कृषि है। नालंदा, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इससे पहले कि आप कुछ और इसके लिए सोचें, नव नालंदा महाविहार के बारे में जान लीजिए कि ये नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है जो हम पढ़ते आए हैं, जो गुप्त काल में स्थापित किया गया था, उसकी बात नहीं की जा रही। नव नालंदा बिहार ये 1951 में बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है, और ये पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ बौद्ध धर्म के विषय में भी शिक्षा दी जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, पाली अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्यों भाई, लॉर्ड मिंटो का क्या संबंध है? इसलिए माना है क्योंकि इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, इसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी अलग से, है ना। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का मतलब हुआ कि अलग से मुसलमान नेता चुने जाने थे, प्रतिनिधि चुने जाने थे, जिनको वोट भी केवल मुसलमान लोगों को ही देना था, ठीक है। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करने वाले लॉर्ड मिंटो ही थे। यही वजह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बिहार एक मैदानी क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ पर जिस तरह के उद्योगों की संभावनाएं हैं वो है कृषि आधारित। आपको पता है कि उद्योग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एग्रो बेस्ड और एक होते हैं मिनरल बेस्ड, यानी कृषि पर आधारित, खनिजों पर आधारित। तो मूल रूप से कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं यहाँ पे ज़्यादा है।
पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ये प्रश्न भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पटना लॉन के विषय में जगह जगह पे मिलता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान इसका नामकरण किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया। लेकिन इसको समझिएगा कि जो भारत की स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ थी, यानी 1948 का 15 अगस्त जो था, उस दिन इसका नामकरण उस समय किया गया। कारण क्या था ना कि 15 अगस्त 1948 तक महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, 30 जनवरी 1948 को ही। और जब पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो कार्ड छपा था, निमंत्रण पत्र छपा था, उसमें इस मैदान को, यानी पटना लॉन को, जिसको कि बांकीपुर मैदान भी कहते थे, इसको गांधी मैदान के नाम से उसमें लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ई होगा। क्या सही आंसर है? भारत की स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात है 918, 918:1000। ठीक है, लिंगानुपात आप जानते हैं क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो प्रति 1000 पर 918 महिलाएं हैं। यही 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात है। आगे देखते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? यानी बिहार के ऐसे कौन से वकील थे जिनकी वकालत बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस काफ़ी अच्छी चल रही वकालत को असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता है कि ये 1920 और 21 के आसपास हुआ था। ठीक है, 20 तो नहीं कहेंगे, 1921 से ही ये शुरू हुआ था, एनसीईआरटी हमारा यही कहता है। तो इस समय जयप्रकाश नारायण ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पूरे देश से ये आह्वान किया था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग करना बंद कर दें तो देश हमारा 1 साल के अंदर आज़ाद हो सकता है। इसी उम्मीद में बहुत सारे लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी, लोगों ने नौकरियां छोड़ी, बच्चों ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। तो बहुत सारा त्याग इस समय लोगों ने किया था। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। इनमें से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से प्रकाशित होने वाला इनमें से अखबार था इंडियन नेशन। और भी बहुत सारे थे, लेकिन इन ऑप्शन में इंडियन नेशन था। किस आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल भेजा गया था? जगत नारायण लाल के बारे में आपने सुना होगा। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जेल भेजा गया था। इनके बारे में एक और ख़ास बात बता दूं, ऐसे तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद थे ना, 7 छात्र जो शहीद हुए थे, उनमें से एक इनका पुत्र भी था। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक था धर्मपाल, जो एक पाल शासक था। पाल शासकों के ये, हालांकि ये तो सभी नाम पाल शासकों के ही हैं, एक एक करके बताती हूँ। गोपाल जो थे ये पाल वंश के प्रथम शासक थे और संस्थापक भी थे। इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल के बारे में आप जान ही रहे हैं कि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महिपाल की बात जहाँ तक है, तो महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने मगध और बंगाल दोनों पर शासन किया। और देवपाल जो थे ये नालंदा विहार के लिए इन्होंने 5 गांव दान में दिए थे। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारा त्याग किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इसी समय जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा के 20 दिन बचे होने पर भी पटना कॉलेज छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जयप्रकाश नारायण के बारे में एक बात और बता दूं, इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। ये भारत रत्न धारी महान व्यक्तित्व है और इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में।
कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अब यहाँ मेरी बात समझिएगा, जब आप इंटरनेट खोलेंगे, गूगल खोलेंगे और आप लिखेंगे कि कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो आपको मिलेगा लिखा हुआ कटिहार के विषय में। ठीक है, मैंने भी इसको देखा कटिहार के विषय में, लेकिन जब मैंने मैप को देखा और जब मैंने बहुत ही डीपली इसको देखा, स्टडी किया, तो कटिहार नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का जो सीन है, इसमें लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आप जानते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूड हैं। तो कटिहार का जो लॉन्गिट्यूड है वो 87 डिग्री समथिंग है, जबकि किशनगंज का लॉन्गिट्यूड 88 डिग्री 15 मिनट के आसपास है। तो सबसे पूर्वी भाग में स्थित जो ज़िला है बिहार का वो है किशनगंज, इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पे सही होगा। हाँ, और ये भी बता दूं कि ये डेटा मैंने, जो लॉन्गिट्यूड का डेटा है, ये मैंने दोनों ज़िलों के, कटिहार और किशनगंज दोनों ज़िलों के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के उनका लॉन्गिट्यूड देखा कि क्या मेंशन किया है उन लोगों ने, उसको कंपेयर करके मैंने आपको ये आंसर बताया है। इसके बाद बारी आती है आज के प्रश्न की। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली, गया, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। उम्मीद करती हूँ कि अपने स्कोर और इस प्रश्न के उत्तर दोनों ही आप साथ साथ मुझे ज़रूर बताएंगे। हमारी भूगोल की सीरीज़ भी आ रही है, उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण भी बहुत जल्दी आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंतज़ार करें हमारी अगली वीडियो का। थैंक यू।